सिंपल लेसन में सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के विश्व इतिहास श्रृंखला में आज हम फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। 90 से अधिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1789 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो फ्रांस के पेरिस शहर से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के तत्काल परिणाम के बारे में एक वैध सामान्यीकरण कौन सा है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम रहा उसमें सबसे सामान्य परिणाम जो रहा, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये परिणाम हुआ असल में, वो है फ्रांसीसी मध्य वर्ग ने अधिक शक्ति प्राप्त की। फ्रांसीसियों का जो मध्य वर्ग था यानी जो मिडिल क्लास था उसने सबसे अधिक पावर गेन किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद गणतंत्र वहाँ पे शुरू हो गया और इस तरह से लोगों के हाथ में पावर आ गई। अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर का अर्थ ये है कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया और जिसकी वजह से क्रांति लोगों के मन में उत्पन्न हुई। लोगों के मन में भावना जगी क्रांति होनी चाहिए और क्रांति की तरफ लोग अग्रसर हो गए। तो मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की जो स्थिति है ये फ्रांसीसी क्रांति में थी। सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाएँ यहाँ पर निकली, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने विचार दिए और उन दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। ला पेट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में को संदर्भित करता है। ला पेट्री का अर्थ है, ये क्रांति में यूज हुआ था ये शब्द, पैतृक भूमि। जो पूर्वजों से मिली हुई भूमि होती है उसे फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में ला पेट्री शब्द यूज किया गया था। नागरिकों के लिए ये भी याद रखें, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए जो शब्द यूज किया गया था यहाँ पर वो है ले सियोटिन। ये शब्द नागरिकों के लिए था क्रांति में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले तक गणतंत्र शब्द जो है, गणतंत्र के लिए ये सामान्य अवधारणा थी कि ये शब्द जो है ये छोटे छोटे सामंती राज्यों के लिए प्रयुक्त होता था, जहाँ पर लोग अपने राजा का चुनाव करते थे या अपने प्रशासन को चुनते थे कि किसके द्वारा हमें शासित होना है, कौन हमारा राजा बनेगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद गणतंत्र का प्रयोग जो है एक समूचे राष्ट्र के लिए होने लगा। ये माना गया कि हाँ, अब एक समूचा राष्ट्र जो है वो भी गणतंत्र हो सकता है। लोग वहाँ पर अपना राजा चुन सकते हैं, अपनी सत्ता चुन सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उस वक्त राजा जो था वो लुई 16वां था। लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वो थी लिब्रे। उसके कई सालों बाद जाके सभी यूरोपियन समूह ने जो है यूरो लॉन्च कर दिया कि यूरो हमारी सामूहिक मुद्रा रहेगी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के क्रांति पूर्व ऋण में किस कारक का योगदान नहीं था? क्रांति पूर्व ऋण का अर्थ ये है कि क्रांति से पहले फ्रांस में किस कारण कर्ज नहीं था? 7 साल का युद्ध, ये भी नहीं होगा। सेना नौसेना को बनाए रखने की लागत, इससे भी नहीं था। वर्सेल्स में रख रखाव, इससे भी नहीं था। हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से पूर्व ऋण में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो रहा है अमेरिका की क्रांति का। फ्रांस के सेना जो है वो अमेरिकी क्रांति में भाग ली थी लफायते के नेतृत्व में, और उसकी वजह से फ्रांस पर जो है वो 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया। और इसके अलावा 2 अरब लिब्रे का जो कर्ज था वो सरकार की फिजूल खर्ची की वजह से और अय्याशियों की वजह से 2 अरब लिब्रे का कर्ज और चढ़ गया था।
तो इनमें से किसी भी कारण की वजह से फ्रांस में क्रांति पूर्व कोई ऋण नहीं था, बल्कि जो कारण थे वो अमेरिकन क्रांति में शामिल होना और फिजूल खर्ची थी। क्रांति के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? अभी हमने पढ़ा कि 10 अरब लिब्रे का अमेरिकन क्रांति में शामिल होने की वजह से ऋण और 2 अरब फिजूल खर्ची से, यानी कुल 12 अरब लिब्रे का फ्रांस पर विदेशी ऋण था। अगला प्रश्न है, सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? कर्ज के संदर्भ में अभी हमने पढ़ा कि पहला कारण था कि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला था। ये लुई 16वां के पहले की बात है कि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला। तो लंबे समय तक युद्ध चला मतलब फ्रांस के अंदर युद्ध चले, फ्रांस ने कई देशों से युद्ध लड़ा, उसकी वजह से फ्रांस पर कर्ज था, राजकोष खाली हो गया था बेसिकली। उसके अलावा जो है वो सरकार वर्साय के महल और राजदरबार की शान शौकत में बहुत फिजूल खर्ची करती थी, ये भी एक वजह है। इस तरह से देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और बी दोनों होंगे सही उत्तर। 1789 से पहले एस्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? एस्टेट्स जनरल जो थी 1789 में इसकी आखिरी बैठक होती, उससे पहले की जो बैठक हुई रहती है वो 1614 में हुई रहती है, लुई 13वां के काल में। यानी कि कुल 175 साल बाद लुई 16वें के काल में 1789 में एस्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक होती है। क्रांति के शुरुआती चरणों में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला एस्टेट्स जनरल कितने वर्गों में विभाजित था? क्रांति के शुरुआती चरणों में एस्टेट्स जनरल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि एस्टेट्स जनरल की बैठक निलंबित होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, मतलब जो तीसरा वर्ग था वो हट गया वहाँ से, तीसरा एस्टेट जो था, उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन होता है, बाकी सारी क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। तो जो पूरी विभाजन था एस्टेट्स का फ्रांस में वो 3 वर्गों में था। 3 वर्गों में फ्रांस विभाजित था क्रांति के समय। किस दार्शनिक आंदोलन ने क्रांति के आदर्शों को अत्यधिक प्रभावित किया? जिसने प्रभावित किया सबसे ज़्यादा फ्रांस के आंदोलन का वो था ज्ञानोदय, यानी कि इनलाइटमेंट। ज्ञानोदय के जो विचार थे, दार्शनिक विचार, ज्ञानोदय विचारों ने सबसे ज़्यादा क्रांति को प्रभावित किया, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो सही होगा वो है ज्ञानोदय। चार्ल्स डी कैलोन के कर द्वारा ऋण राहत प्रस्ताव को किसने खारिज कर दिया? कर द्वारा ऋण यानी डेथ से राहत के प्रस्ताव पर चार्ल्स डी कैलोन ने एक प्रस्ताव दिया कि कर बढ़ा देते हैं और इससे जो है वो कर्जे में राहत हो जाएगी फ्रांस में। तो इसको उल्लेखनीय व्यक्तियों की सभा ने खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इमैनुअल जोसेफ सीएस के पैम्पलेट के अनुसार तृतीय स्टेट क्या है? इमैनुअल जोसेफ सीएस, जिसे हम लोग जानते हैं आम शब्दों में आबे सीए के नाम से, आबे सीए ने एक पैम्पलेट निकाला था जिसका नाम ही था तृतीय स्टेट क्या है। तृतीय स्टेट क्या है, इसका मतलब कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला, उसमें इन्होंने कहा कि थर्ड स्टेट जो है वो राष्ट्र है, यानी कि तीसरे वर्ग के लोगों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। टेनिस कोड की शपथ ने क्या स्थापित किया? टेनिस कोड की शपथ ने स्थापित किया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। अगला प्रश्न है, हथियारों की तलाश में क्रांतिकारियों ने पेरिस के किस ऐतिहासिक स्थल पर हमला किया था? हथियारों की तलाश में क्रांतिकारियों ने बास्टील के किले पर हमला किया, जिसे बास्टील की जेल, बास्टील का किला भी कहते हैं, और उसको ढहा दिया था। किस काल को महान भय के नाम से जाना जाता है? महान भय फ्रांसीसी क्रांति में 1789 गर्मियों में, जब फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों के किसानों ने
अपने सामंती जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उसे फ्रांसीसी क्रांति में महान भय के नाम से जाना जाता है। 26 अगस्त 1789 को क्या हुआ? 26 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई थी। मैरी एंटोनेट को जो फांसी दी गई थी, ये 16 अक्टूबर 1793 को दी गई थी, और स्टेट जनरल की जो बैठक लुई 16वां के काल में बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी 5 मई 1789 को। 1789 की गर्मियों में कौन सी घटना नहीं घटी थी? 1789 की गर्मियों में जो घटना नहीं घटी थी वो थी आतंक की राज। क्योंकि ये जो आतंक का राज जो शुरू होता है, ये शुरू होता है 93-94 में, जो रोबेस्पियर के द्वारा शुरू किया गया होता है। रोबेस्पियर का शासन होता है। ये 1793-94 की घटना है, ना कि 1789 की। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में राजशाही शासन का तत्व नहीं था? ईश्वरीय अधिकार, पूर्ण नियम, जन्मसिद्ध अधिकार, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि फ्रांस में जो राजशाही शासन था वो मानता था कि राजशाही जो है उसका ईश्वरीय अधिकार है, और ये पूर्ण नियम है, यानी कि सर्वमान्य नियम है, सबको मानना पड़ेगा। और जन्मसिद्ध अधिकार ही मानते थे कि जो पैदा राजशाही में होगा, जो राजा के बच्चे के तौर पर जिसने जन्म लिया, वो राजा बनेगा। टेनिस कोड की शपथ कब ली गई थी? टेनिस कोड की जो शपथ है वो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट, एक मैदान था जहाँ पर टेनिस खेला जाता था, वहाँ पर नेशनल असेंबली के लोगों द्वारा ये शपथ ली गई थी। अक्टूबर 1789 में कई हजार महिलाओं द्वारा वर्सेल्स पर मार्च करने का मुख्य कारण क्या था? वर्सेल्स यानी वर्साय का महल पर अक्टूबर 1789 में बहुत सारी महिलाओं ने मार्च किया, यात्रा की वहाँ पर उन्होंने। तो उसका सबसे बड़ा जो वजह था वो थी कि पेरिस में ब्रेड की कमी हो गई थी, यानी लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा नारा फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे चरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे चरण में एक नारा दिया गया, वो था समानता का, यानी इक्वेलिटी का। कौन सी घटना सूची सही कालानुक्रम में है? यानी कौन सी घटना सही क्रम में है? यहाँ पर स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, पादरी वर्ग का नागरिक संविधान, लुई 16वें को फांसी, बैस्टिल पर हमला। देखिए गलत हो जाएगा कि लुई 16वें को फांसी 1793 में दी गई थी, बैस्टिल पर हमला जो हुआ था ये 1789 में हुआ था। नेशनल असेंबली की स्थापना, आतंक का शासन, पिलनित की घोषणा, लुई 16वां फ्रांस से भागने का प्रयास करता है। अब देखिए ये भी जो क्रम है गड़बड़ है, क्योंकि आतंक का शासन 1793 में लुई 16वां के मरने के बाद आता है, और ये क्रम गड़बड़ है क्योंकि लुई 16वां भागना आखिर में दिखाया गया है। जो सही होगा वो होगा टेनिस कोर्ट की शपथ, बैस्टिल पर आक्रमण, प्रथम गणतंत्र की घोषणा और आतंक का शासन। ये सब होता है, ये 1789 में पहले होता है, फिर बैस्टिल पर आक्रमण होता है, फिर प्रथम गणतंत्र की घोषणा होती है, फिर आतंक का शासन सबसे आखिर में आता है। कौन सी पार्टी फ्रांस में सीमित राजतंत्र चाहती थी? सीमित राजतंत्र का अर्थ यह है कि थोड़े लेवल पर, एक इफेक्टिव लेवल पर एक स्तरीय राजतंत्र हो जहाँ पर लोगों की बातें सुनी जाए, मतलब राजशाही बनी रहे, बस बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप न करे सरकार में, ये मानना था नरमपंथियों का, यानी लिबरल्स का। पादरी वर्ग का नागरिक संविधान किसने जारी किया? पादरी वर्ग का नागरिक संविधान जो है ये जारी किया था नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली ने, यानी कि इनमें से जो उत्तर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कि नेशनल असेंबली ने जारी किया था। और ये जारी जो हुआ था ये 12 जुलाई 1790 को हुआ था। नेशनल असेंबली ने पादरी वर्ग के लिए एक नागरिक संविधान जारी किया कि ये भी टैक्स में आएंगे, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा, इनको कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह।
किस दस्तावेज ने प्रभावी रूप से फ्रांसीसी चर्च का राष्ट्रीयकरण किया? ये भी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। फ्रांसीसी चर्चों का जो राष्ट्रीयकरण था ये पादरी वर्ग का नागरिक संविधान द्वारा किया गया था। पेरिस के लोगों ने ट्यूलेरिस पैलेस पर कब हमला किया? ट्यूलेरिस पैलेस पर जो हमला होता है ये होता है 10 अगस्त 1792 को। आतंक के शासन के दौरान जैकोबिन गुट का प्रतिष्ठित नेता कौन था? आतंक का शासन जो है रोबेस्पियर द्वारा शुरू किया गया था और जैकोबिन गुट का नेता हुआ करता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उस प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत का क्या नाम था जो फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया? क्रांति के दौरान एक गीत चला था वहाँ पर ला मार्सलेज करके, और ला मार्सलेज जो है ये आगे चल के फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है मार्सलेज। इसको लिखने वाले जो थे ये थे क्लाउड जोसेफ रोजेट डे लिस्ले। क्लाउड जोसेफ रोजेट डे लिस्ले इन्होंने मार्सलेज गीत को लिखा था और ये लिखा गया था 1792 में ही। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की उथल पुथल भरी घटनाओं से पहले फ्रांस में सत्ता की बागडोर किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के हाथ में थी? फ्रांसीसी क्रांति की जो घटनाएं होती हैं उससे पहले जो फ्रांस की सत्ता होती है ये पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक होती है, यानी कि राजा का शासन होता है, पूर्ण राजतंत्र होता है। ज्ञानोदय विचारकों में से किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फ्रांसीसी क्रांति में प्रिंट मीडिया का, यानी कि जो प्रिंट कल्चर था वहाँ का, वो उसका बहुत बड़ा हाथ था। और उसमें भी जो ज्ञानोदय दार्शनिक हुआ करते थे, इनलाइटमेंट की जो बातें करते थे, उन्होंने क्रांति को भड़काया बहुत ज़्यादा था। उसमें से एक थे जॉन लॉक, जिनके विचारों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों सत्य हैं। लुई 16वां किस राजवंश से संबद्ध था? लुई 16वां का जो राजवंश था वो था बोरबोन वंश। नेशनल असेंबली बुलाने का उद्देश्य क्या था? नेशनल असेंबली जब बुलाई गई थी, यानी जो बैठक होती है स्टेट जनरल की, उसके बाद नेशनल असेंबली की बैठक होती है, नेशनल असेंबली इकट्ठा होता है, तो कर लगाने की बात हुई थी। इसमें नेशनल असेंबली को बुलाया गया था कर लगाने के लिए राजा द्वारा। राजा से झगड़े के पश्चात नेशनल असेंबली किस स्थान पर एकत्रित होती है? राजा जो होता है वो जब स्टेट जनरल की बैठक का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता, उसमें कोई हल नहीं निकलता है, तो उसके बाद नेशनल असेंबली गठित होती है और नेशनल असेंबली को राजा वापस से बुलाता है कर लगाने पर बातचीत करने के लिए। वहाँ पर नेशनल असेंबली और राजा के बीच कहासुनी होती है। उसके बाद नेशनल असेंबली जो है वो टेनिस कोर्ट की शपथ लेती है, यानी कि वो टेनिस कोर्ट में एकत्रित होती है। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ था? लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में बैठा था। एस्टेट्स से क्या अभिप्राय था? एस्टेट्स जो था वो फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन था, यानी फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, उसे ही एस्टेट्स कहते थे। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना वो अलग अलग राज्य था, ना धार्मिक केंद्र था, और ना ही राज्य को दिया जाने वाला कर था। एस्टेट्स का मतलब था फ्रांस में सामाजिक विभाजन।
निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट्स में विभाजित था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और एक आम वर्ग था जिसमें बाकी सारे लोग रहते थे। उसमें सम्राट कहीं नहीं था। बास्तील का पतन कब हुआ? बास्तील का किला ढाया गया था 14 जुलाई 1789 को। कहीं कहीं एक आध जगह पे आपको इसका डेट 15 जुलाई भी मिलेगा, लेकिन सही उत्तर जो होगा वो 14 जुलाई 1789 है। द्वितीय स्टेट्स में कौन से लोग शामिल थे? स्टेट्स के विभाजन में जो दूसरा स्टेट्स था, दूसरा जो वर्ग था, यानी नोबल्स का होता था, कुलीन्स का। जो कुलीन वर्ग थे, जो राजशाही परिवार से थे या कोई अधिकारी वर्ग में थे, अधिकारी पद पे रहते थे उनके परिवार वाले, वो कुलीन वर्ग में आते थे, नोबल्स कहे जाते थे। और ये दूसरे स्टेट्स में होते थे। ये भी कर से बचे हुए थे, इनको कर नहीं देना होता था। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग क्यों संघर्ष कर रहे थे? अधिकांश लोग जो संघर्ष कर रहे थे पूरे पेरिस में या अन्य ग्रामीण इलाकों में, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पावरोटी जो थी बहुत महंगी हो गई थी। और यहाँ पर सबसे आम जो भोजन था उपलब्ध वो पावरोटी थी, गरीबों के लिए और आम लोगों के लिए। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? बास्तिल का किला जो था ये निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था राजा के, क्योंकि राजा जिसे चाहे उसे जेल में डाल देता था। वो बात अलग है, जब जेल ढहाया गया था वहाँ मात्र 7 कैदी थे, फिर भी यह राजा के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था और इसीलिए 14 जुलाई 1789 को इसे ढहा दिया गया। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तृतीय स्टेट जो था उसमें सारे लोग शामिल होते थे, जो भी अदालती कर्मचारी थे, बड़े व्यवसायी थे, किसान थे, ये सारे लोग तृतीय स्टेट में आते थे। यानी जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का जो आरंभ था ये बास्तिल के पतन से माना जाता है। जब बास्तिल का किला ढहाया गया उसके बाद क्रांति ने जोर पकड़ लिया था फ्रांस में। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? किसानों से सभी तरह के काम करवाया जाता, चाहे वो कुलीन वर्ग की सेवा हो, चाहे कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना हो, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना हो। यानी इनमें से ऐसा कोई काम नहीं था जो किसानों से नहीं करवाया जाता था। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार किया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान तैयार किया था। 1752 में फ्रांस जो है वो गणतंत्र हो जाता है। पादरी किस स्टेट्स के अंतर्गत शामिल था? पादरी जो है ये प्रथम स्टेट्स में आता था, यानी कि ये सबसे ऊपर होता था और चर्च पर टाइद नाम का एक टैक्स भी लगता था, चर्च को दिया जाता था आम लोगों द्वारा। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा? यानी कि लगभग 1 महीने के लिए फ्रांस का जो शासन है ये पेरिस कम्यून के हाथ में था। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? फ्रांसीसी समाज में जो है वो अधिकांश जो आबादी थी वो किसानों की आबादी थी। यानी लगभग 90% जो जनसंख्या थी वहाँ की वो किसान हुआ करती थी। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? किसानों से 2 तरह के मुख्य कर लिए जाते थे, एक था टाइल और एक था टाइद। इनमें जो टाइल है ये प्रत्यक्ष कर होता था जो सीधे राज्य को अदा होता था। सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था? क्षमादान, आजीवन कारावास, निर्वासन। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए जो दंड निश्चित किया गया था वो था मृत्युदंड। लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? तारीख थी 21 जनवरी।
और जिस सन में दिया गया था वो था 1793। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को मृत्युदंड दिया जाता है राजद्रोह के आरोप में। किस आरोप में लुई 16वें को मौत की सजा सुनाई गई थी? अभी हमने बताया, राजद्रोह में। इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? राज्य को दिए जाने वाला कर था, यानी जो टाइल नाम का जो कर लगता था, इससे जो पादरी वर्ग था ये बचा हुआ था। अगर यहाँ पर कुलीन वर्ग का भी नाम होता तो उत्तर हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुलीन और पादरी वर्ग दोनों कर देने से बचे हुए थे। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? जो कर सीधे राज्य को अदा होती है वो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था। कौन सा चर्च द्वारा लिया जाना धार्मिक कर था? चर्च के द्वारा जो कर लिया जाता था वो था टाइद। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि जो टाइल था ये सीधे राज्य को अदा किया जाता था कर। राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसने दास प्रथा का अंत किया था फ्रांस में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? जॉन लॉक जो थे, इन्होंने जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच में एक साथ आधारित सरकार रखा था। मतलब कि जनता और प्रतिनिधि जो है ये दोनों मिलकर सरकार बनाएं और चलाएं। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? लुई 16वें की मृत्यु के बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया, यानी कि जिसे चाहे उसे गिलोटिन पे चढ़ा देता था सीधे सीधे, यानी कि उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर देता था। रोबेस्पियर को गिलोटिन पे कब चढ़ाया गया? जब आतंक का राज जब चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को, लगभग हजारों लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इससे तंग आकर जनता ने रोबेस्पियर को ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया था। और जब चढ़ाया गया था वो डेट था जुलाई 1794 का। जुलाई 1794 में, अगर हम सही से याद कर पा रहे, लगभग 27 जुलाई का डेट था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 27 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था और आतंक का शासन जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। जीरोदिस दल ने किस देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? जीरोदिस दल जो थी इसने कागज़ की मुद्रा चलाई थी। कागज़ की मुद्रा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? यहाँ प्रतिनिधि मिस हो गया है। वो था स्टेट्स जनरल की जब बैठक होती थी उसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे, यानी सही उत्तर हो जाएगा स्टेट्स जनरल। अगला प्रश्न, 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? क्रांति के समय फ्रांस की जो जनसंख्या है वो लगभग 2.8 करोड़ थी, यानी 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी उस वक्त। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में थी? 1791 में जब फ्रांस का संविधान नेशनल असेंबली तैयार करती है तो उसमें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बनेगा, ये भी विशेषता थी। इसने स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की, ये भी विशेषता थी। और कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, ये भी विशेषता थी। महिलाओं को जो अधिकार मिला था वोट देने का वो मिला था 1940 में, ये याद रखें, फ्रांस की सरकार में। यानी कि सही उत्तर जो यहाँ पर हो जाएगा 1791 के संविधान में ये तीनों विशेषता शामिल थी। सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार जो हैं ये जॉन लॉक थे।
जो कि ज्ञानोदय विचारधारा के प्रमुख दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन हैं? स्पिरिट ऑफ द लॉज ये पुस्तक थी मॉन्टेस्क्यू की। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो था ये 1946 में मिला था। पिछले क्वेश्चन में शायद हमने गलत बता दिया तो सुधार लीजिएगा। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में जो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था ये सुधार लीजिएगा, 1946 होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? यानी कि नेशनल असेंबली की जो गठन हुई थी वो क्यों हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फ्रांस में संविधान बनाने के लिए भी नेशनल असेंबली गठित हुई थी और सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए भी नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। स्टेट्स जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? सन 1789 में स्टेट जनरल की तीसरी बैठक बुलाई गई, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था। ये भारत के संदर्भ में सवाल है, फ्रांस से जुड़ा हुआ। फ्रांस में जो क्रांतिकारी विचारधारा पनपी थी, भारत में उसका समर्थन किसने किया था? तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय वो दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया था। और टीपू सुल्तान ने तो भारत में अपने श्रीरंगपट्टनम के महल में जैकोबिन क्लब के सदस्य बना था ये, और इसने यहाँ पर स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? सन 1781 में नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी इसको उखाड़ फेंकने की बात की थी। यानी कि जो सीधे जब मन तब कर लाद दिया, कर्तव्य बता दिया, और जो पूरी सरकार ने जो जनता को बांध के रखा था गुलामों की तरह, उस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात की थी। अगला प्रश्न, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था। चर्च के जो कार्य करते हैं उन्हें पादरी वर्ग के नाम से जाना जाता है। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? लुई 16वां का जो राज्याभिषेक है 1774 में हुआ था। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? फ्रांस में संविधान जो है ये 1791 में बना था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? फ्रांस में बहुत सारे राजनीतिक क्लब बने थे, उसमें सबसे सफल जो था वो था जैकोबिन। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? कारीगर जो हुआ करते थे ये जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। बाकी छोटे दुकानदार, पादरी वर्ग, इवन कुलीन वर्ग के भी कुछ लोग थे, अदालती कर्मचारी थे, आम किसान थे, ये सभी जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे। जैकोबिन का नेता कौन था? जैकोबिन्स का जो नेता हुआ करता था वो रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस में 1791 में संविधान बना था और 1792 में संविधान लागू हुआ। यानी कि 1752 में फ्रांस जो है वो एक गणतंत्र बनता है, गणराज्य बनता है। यानी कि सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1752 ऑप्शन में कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। फ्रांस ने नेशनल असेंबली के द्वारा सन 1792 में एक युद्ध की घोषणा की जो कि प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों के लिए था। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ओलंप द गूज कौन थी? ओलंप द गूज एक क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस में, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द राइट्स ऑफ वुमेन। ये बुक इन्होंने 1791 में लिखी थी। ये एक बुक आई थी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन के जवाब में इन्होंने द राइट्स ऑफ वुमेन नामक बुक लिखी थी। द राइट्स ऑफ मैन जो है ये थॉमस पेन ने लिखा था अमेरिकन क्रांति के संदर्भ में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये रूसो की लिखी हुई है। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? फ्रांसीसी जो कॉलोनीज़ थी, फ्रांस ने जो कॉलोनीज़ बनाई थी, उपनिवेश बनाया था अलग अलग देशों में, उसमें 1848 में दासता समाप्त कर दी गई थी। तीसरा एस्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी? व्हाट इज द थर्ड एस्टेट्स इस नाम से एक पत्रिका निकलती, एक पम्पलेट निकलता है। इसको निकाला था आबे सीए ने। अच्छा, इसका जो नाम था फ्रांसीसी में अगर कभी पूछ लिया जाए तो इसको कहते थे क्वेसे क्यूले टियर्स एटेट, यानी कि क्वेस्ट से क्यूले टियर्स एटेट, ये इसका फ्रांसीसी नाम था। हिंदी में इसको कहते हैं तीसरा स्टेट क्या है, और अंग्रेजी में व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये जनवरी 1789 में लिखी गई थी। ये पम्पलेट छपा था, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित किया था? कन्वेंशन, नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन बनता है, और इसने फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित किया था कन्वेंशन ने। मैनर क्या है? मैनर एक एस्टेट हुआ करता था। चलिए अब आगे के सवालों में हम नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े हुए कुछ 4-6 सवालों को देखेंगे, क्योंकि पिछले पेपर में बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में आप देखेंगे तो कुछ सवाल जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े हुए थे। उसके बनाए गए संविधान से नागरिक जो कानून था उसका बना था, और उसके युद्धों से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे गए थे। इसलिए हम कुछ सवाल जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े हुए देखेंगे। तो प्रश्न है कि डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी थी। डायरेक्टरी जो थी वो बहुत अस्थिर थी राजनीतिक तौर पर, और इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिला था तानाशाह बनने का। फ्रांसीसी क्रांति किसके उदय के साथ समाप्त हुई? नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन संहिता जो कि नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष में आया था। नेपोलियन 1804 में तानाशाह बनता है, फ्रांस का राजा बनता है, और 1804 में ही वो नेपोलियन संहिता लागू कर देता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित होता है, और इसी के साथ नेपोलियन के साम्राज्य का और नेपोलियन की तानाशाही का अंत हो जाता है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का जो युद्ध है ये 1815 ईस्वी में हुआ था, और हुआ था, तारीख जो थी वो 18 जून था, ये याद रखें। वाटरलू जो जगह है ये बेल्जियम में है, ये भी याद रखें। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था?
फ्रांसीसी क्रांति जो होती है ये होती है 1789 में, और 100वीं वर्षगांठ जो मनेगी ये बनेगी 1889 में। यानी 1889 में एफिल टावर का निर्माण होता है। ये 90 से अधिक प्रश्न थे, 90 प्लस क्वेश्चंस थे एमसीक्यू टाइप, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए विश्व इतिहास श्रृंखला में। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।